Hello, good evening, everyone. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so today I am going to discuss the current affairs of 5th January. Okay, we have some good articles today in the newspaper. Okay, the articles which I am going to discuss are, first of all, I will discuss the Venezuelan crisis, why the president of Venezuela has been rather than abducted, I must say captivated. Okay, देन उसके बाद चाइनाज फॉरेन पॉलिसी, चाइना का असेसमेंट कि 2025 में उसका कैसा फॉरेन पॉलिसी रहा, एडिटोरियल में आर्टिकल आया है. ठीक है, वुमेन्स लेबर अकाउंटिंग, वुमेन का जो लेबर है मेनली केयर इकोनॉमी में, उसको हम काउंट नहीं करते ना जीडीपी में ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. तो काउंट करना जरूरी है या जरूरी नहीं है और क्या क्या इश्यूज हैं उसके साथ, वो चीजें. ठीक है, देन एसआईपी एंड एसटीपी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी. ये दो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जो इकोनॉमिक्स में यूजुअली डिस्कस किए जाते हैं. ठीक है, तो क्या है ये दोनों. इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, हम रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. अभी तो पिछले 6 महीने में सबसे हाईएस्ट हुआ है. ठीक है, ये सारी चीजें. ठीक है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 0.3% से लेके 0.4% हमारी जीडीपी का डिजास्टर मैनेजमेंट में ही जाता है. ठीक है, और न्यू टैक्स लॉ. ठीक है, न्यू टैक्स लॉ रिलेटेड टू इनकम टैक्स. ओके, जो रिसेंटली पास हुआ, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025. ठीक है, और जिसने रिप्लेस किया इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को. तो क्या ये अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, ऑफिशियल्स को गाइडलाइन दिया कि दे मस्ट ब्रेस फॉर द रोल आउट ऑफ द न्यू इनकम टैक्स लॉ विच कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2026. ऑलिव रिडली टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल, 3 ऑलिव रिडली टर्टल्स के शव पाए गए हैं आंध्र प्रदेश कोस्ट में. ठीक है, तो कैसे उनकी डेथ हुई, बिकॉज ऑफ मे बी दे माइट हैव स्टक इनटू द फिशिंग नेट. ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस हैं उसमें. ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है वेनेजुएला क्राइसिस. ठीक है, ये क्या ट्रेजेडी है, और ट्रंप जो वेनेजुएला को कंसिस्टेंटली स्ट्राइक कर रहे थे, मोर देन 25 स्ट्राइक्स अभी तक कर चुके वहां पे. एंड फाइनली अब जो वहां के प्रेसिडेंट को पूरी तरह से क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया और यूएस से ले गए. ठीक है, इसे कई सारे एक्सपर्ट्स जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि ये एक इंपीरियलिज्म का एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा. ठीक है, जैसे 2003 में इराक को क्या किया था, फॉल्स प्रीमाइस पे इराक को अटैक किया था. ठीक है, ये इस आर्टिकल का कहना है. ठीक है, और इसके बाद वहां पे इराक में और वेस्ट एशिया में ज्यादातर क्या कर दिया गया, वो वल्नरेबल हो गया एरिया, जैसे वहीं से ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशन का बाद में इमरजेंस भी हुआ है. ठीक है, तो 2026 में भी ऐसा ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी अभी हुई है जो इंपीरियल स्क्रिप्ट वेनेजुएला में लिखी जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. ठीक है, इसमें सबसे पहले एप्रीहेंशन एंड फोर्स्ड एक्साइल ऑफ वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो. ओके, अब ये जो निकोलस मडूरो का यहाँ से सबसे पहले उसको क्या करना, कैप्चर कर लेना, सबसे पहले उसको एप्रीहेंड करना घर से, और रात के 2 बजे घर से निकाल के, और बाद में एग्जाइल कर लेना कहाँ पे, यूएसए के अंदर. ठीक है, अब ये वेनेजुएलन क्राइसिस जो है ये नई नहीं है, 2013 से शुरू होती है, जब वहां के सबसे फेमस सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट हुगो चावेज का डेथ होता है. ठीक है, उसके बाद काफी स्ट्रगल के बाद निकोलस मडूरो जो है वो पावर में आते हैं. ठीक है, लेकिन वेनेजुएला ने कंसिस्टेंटली क्या ऑब्जर्व किया है, यूएस बैक्ड इंस्टेबिलिटी. क्यों, क्योंकि यूएस का स्ट्राइक्स भी रहा है, एम्बार्गो मतलब होता है टोटल बैन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज, सैंक्शंस. ठीक है, ये सारी चीजें. ठीक है, उसके बाद फाइनली अब डिटेंशन जो है वहां के प्रेसिडेंट का, ये सारा क्या कहा जा रहा है, एक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म कहा जा रहा है इसको. ठीक है, अब ये बेसिकली डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दिस इज अ फॉर्म ऑफ कोर्सिव डिप्लोमेसी, जबरदस्ती किसी कंट्री को इस तरह से कैप्चर करना. जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. ठीक है, अब ये वायलेशन है कई सारे इंटरनेशनल लॉज का भी और आर्टिकल 2 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर का भी. आर्टिकल 2 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि सबसे पहले तो सॉवरेन इक्वालिटी होना चाहिए, हर कंट्री आपस में एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करे और सॉवरेन इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करे. ठीक है, उसके बाद गुड फेथ में एक दूसरे का सपोर्ट करे, उसके बाद नो यूज ऑफ थ्रेट एंड फोर्स, उसके बाद पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट.
ऐसा कुछ भी अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का एक्ट है वेनेजुएला में, इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज नजर नहीं आई, इसलिए कहा जा रहा है कि इट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ यूएन आर्टिकल 2 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि ये बेसिकली 1823 के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, प्रेसिडेंट जेम्स मोनरे, ओके, प्रेसिडेंट जेम्स मोनरे का एक डॉक्ट्रिन है, मोनरे डॉक्ट्रिन। ये कह रहे कि मोनरे डॉक्ट्रिन का ही ये एक जो है आज भी दोबारा से रिसरेक्शन है, दोबारा ये डॉक्ट्रिन सामने आया। वो डॉक्ट्रिन क्या कह रहा था? वो डॉक्ट्रिन कह रहा था कि लैटिन अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से इंडिपेंडेंस पाया है, उनकी सेफ्टी जो है वो अमेरिका की ड्यूटी है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करना अमेरिका की ड्यूटी है। और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेजमनी ही एक हिसाब से एस्टेब्लिश करना कहां पे? लैटिन अमेरिका में। अब लैटिन अमेरिका क्या है? आपने सुना होगा कि एक पार्ट जो है अमेरिका जो है वो एक पार्ट, मैं रफ एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक पार्ट जो है वो क्या है? वो बेसिकली एक पार्ट सदर्न अमेरिका है, एक पार्ट नॉर्दर्न अमेरिका है। ठीक है, अब नॉर्दर्न अमेरिका का कुछ हिस्सा और सदर्न अमेरिका का मोस्ट ऑफ द पार्ट और कुछ आइलैंड कंट्रीज भी साथ में, ये सारा जो है ये एक कल्चरल एक रिप्रेजेंटेशन है स्पेनिश लोग, स्पेनिश के मोस्टली जो है लोग इसमें स्पेनिश बोलते हैं, जो उनको बेसिकली लैटिन अमेरिका में ग्रुप किया जाता है। अब अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ये एक अलग कल्चरल डिवीजन है। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका की ही एक कंट्री है वेनेजुएला। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये मोनरे डॉक्ट्रिन को जो है वायलेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये यूएस हेजमनी को कंसिस्टेंटली चैलेंज कर रही थी। वो कैसे? ये बेसिकली ट्रेड के लिए चाइना की तरफ, क्यूबा की तरफ, अलग अलग कंट्रीज के साथ जो है अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रही है। ठीक है, खैर अगर कर भी रही है तो सॉवरेन कंट्री है, उसका चॉइस है। अब वेनेजुएला के साथ सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि वेनेजुएला के पास सबसे रिचेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ proven reservoirs of crude oil है। 17% of the global crude oil reserves are with Venezuela। लेकिन उसके बावजूद भी कंसिस्टेंटली हमने देखा 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। यहां से शुरू हुआ सफर 2005 से लेके आज 2025 में ये बढ़ना चाहिए था, और ये कंसिस्टेंटली यूएस के सैंक्शंस की वजह से, काफी ज्यादा दिक्कतों की वजह से कम होता होता आज नियरली 1 मिलियन बैरल्स पर डे का जो एक्सट्रैक्शन है वहां पे क्रूड ऑयल का हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? अब ये तो बता रहे हैं कि हमारे ये रीजंस हैं यूएसए। अब ये क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले रिसरेक्शन ऑफ मोनरे डॉक्ट्रिन, उसके बाद डिजायर टू सेवर लैटिन अमेरिका टाइज विद चाइना। चाइना के साथ जो लैटिन अमेरिका के टाइप बढ़ते जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने की भी एक डिजायर है, और डिजायर टू कंट्रोल वेनेजुएला's लार्ज क्रूड ऑयल रिजर्व्स। वेनेजुएला के जो लार्ज क्रूड ऑयल रिजर्व्स है उनको कंजर्व करने का भी एक ऑब्जेक्टिव है। जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जस्टिफाई कर रही है, वो है कि कंसिस्टेंटली जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो नार्को टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ड्रग्स को, और एक ड्रग कार्टेल के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी जिसके ये मेंबर हैं, ठीक है, हालांकि उनके जो वहां के जो फेडरल, वहां का जो एपेक्स कोर्ट है उसने मिस रोड्रिग्स को भी अभी नॉमिनेट कर दिया है इंटरिम प्रेसिडेंट, लेकिन थ्रेट उसको ऑलरेडी पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की कि अगर वो वैसे नहीं करे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है तो वो और ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करेंगे, और ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करेंगे, करंट प्रेसिडेंट से भी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सो ओपन थ्रेट है। तो कैसा सवर्निटी? अब ये एक एनालिटिकल ओपिनियन इस आर्टिकल के एंड में यह है कि यूनाइटेड नेशंस भी और पूरा वर्ल्ड भी इस समय ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं जहां सॉवरेनिटी जो है वो वाशिंगटन के प्लेजर पे या यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेजर पे हो। जो भी सॉवरेन नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स को डिस्प्लीज कर रहे हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूअसली जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसका एग्जांपल एक हमारा भी है 50% टैरिफ्स। कौन सा लॉ इंटरनेशनल ट्रेड का, कौन सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लॉ अलाउ करता है? लेकिन आपको ये लगाना था तो आपने WTO से भी मेंबरशिप जो है वो विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर अभी भी सही डायरेक्शन में जा रहा है, और क्या यूनाइटेड नेशंस अभी भी रेलिवेंट है?
क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी रेलेवेंट है? क्या डिफरेंट इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस आज भी रेलेवेंट हैं? ठीक है, तो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा सही जो दिन है वो नजर नहीं आ रहे अभी के टाइम पे एज सच। ठीक है, हालांकि इंडिया ने ओपनली क्रिटिसाइज किया कि हमको जो निकोलस मडूरो है उनका उनकी फिक्र है वेनेजुएला के में पीस प्रिवेल। Consistently, India is opining that dialogue should prevail, diplomacy should prevail, coercion-based diplomacy should not prevail. लेकिन let us see how things unfold in coming days. मैंने brief इस आर्टिकल का समरी भी बता दिया आपको। अच्छा, इसके बावजूद इंडिया को इकोनॉमिकली थ्रेटन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट्स सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ टोटल ऑयल इंपोर्ट्स है। कहां से? वेनेजुएला से। जब कंसिस्टेंटली हम देख रहे 2005 के बाद कंसिस्टेंटली जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन करना शुरू किया वेनेजुएला के ऊपर, तो इंडिया ने ऑलरेडी स्ट्रेटेजिकली अपना ऑयल इंपोर्ट्स वेनेजुएला से कम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल यही कहता है कि वेनेजुएला क्राइसिस जो है वो अनलाइकली है कि इंडिया को हिट करे। क्यों? क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ $255 मिलियन का ट्रेड है हमारे साथ इंपोर्ट टिल नवंबर 2025, जो कि टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का सिर्फ 0.3% है। ठीक है, अब वेनेजुएला आज की डेट पे फिर सबसे ज्यादा ऑयल कहां भेज रहा है? चाइना की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पे सुपीरियर रिफाइनरीज अवेलेबल है। वेनेजुएला के ऑयल की एक प्रेफरेंस ग्लोबल मार्केट में इस वजह से भी नहीं है क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल कंपेयर टू अदर प्लेसेस, वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो थोड़ा हैवियर है, इसीलिए उसके लिए सुपीरियर रिफाइनरी की जरूरत है। वो सिर्फ अभी चाइना में है, तो चाइना इज द मेन डेस्टिनेशन फॉर वेनेजुएलन एक्सपोर्ट्स। समझ रहे मेरी बात को? तो इंडिया शुड नॉट वरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है बैलेंस कर रहा है। चाइना कंसिस्टेंटली दो चीजें हैं इसमें। ठीक है, एक तो चाइना के पास क्या है? इकोनॉमिक चैलेंजेस है खूब सारे। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, लेकिन वहां से उसको कॉन्फिडेंट दिखना है डिप्लोमेटिकली। ठीक है, दैट इज चाइना हैज टू प्रोजेक्ट अ स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस, प्रोजेक्टिंग स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस। अब ये सारा कैसे होगा और कैसे चाइना बैलेंस कर रहा है चीजों को, ये सारी चीजें जो है वो बताई गई है इस आर्टिकल में। ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये कहा गया है कि चाइना जो है ओवरऑल मूड जो है चाइना का शिफ्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, शिफ्ट कैसे होता चला जा रहा है? कंसिस्टेंटली चाइना के यूएस के साथ रिलेशन, चाइना यूएस और चाइना के साथ इंटरनल एक ट्रेड वॉर कंसिस्टेंटली चला है। ठीक है, और जो ट्रैक टू डायलॉग्स, जो बायलेटरल डायलॉग्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज चल रहे थे चाइना के साथ, वो भी एक तरह से स्टेक हो गए। ठीक है, लेकिन मिड 2025 यहां ऑनवर्ड्स थोड़ा सा शिफ्ट है चाइना की पॉलिसी में। ठीक है, और मेनली जो शिफ्ट है वो ये है कि चाइना और ज्यादा एग्रेसिव कॉन्फिडेंस जो है दिखा रहा है। ठीक है, और कैलिब्रेट पावर कंपटीशन यूएसए के साथ थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, और एस्केलेशन डोमिनेंस कंसिस्टेंटली शो करने की कोशिश कर रहा है चाइना। ठीक है, टैक्टिक एडवांटेज इन ट्रेड एंड टैरिफ डिस्प्यूट्स कंसिस्टेंटली ये कोशिश कर रहा है। और चाइना अपना इन्फ्लुएंस कहां बढ़ाना चाह रहा है? ग्लोबल साउथ में। ठीक है, और चाइना रशिया के साथ भी अपना अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और कई सारी कंट्रीज के साथ, इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर्स पे साइलेंस है। साइलेंस का मतलब ये नहीं होता लेकिन कि इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, लीडरशिप जो है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस के बारे में अवेयर है कि चाइना में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, लेकिन उनकी ज्यादा बड़ी वरी इस समय इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो है, डिफिकल्ट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, वो ज्यादा बहुत बड़ी चैलेंज है। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है कि डोमेस्टिक डिमांड चाइना की वीक है। पहले तो ग्रोथ, जब इंडिया ग्रो कर रहा है 6% से 7% के आसपास, तो चाइना ग्रो कर रहा है सिर्फ 5% के आसपास। ये पहला प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम इंटरनली जो है वो क्या है? वीक डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, डिमांड का आपको पता है कि डिमांड पुशेस ग्रोथ, जब डिमांड हो तो प्रोडक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद कंसिस्टेंटली हमारी कंट्री में भी सेम चीज हुई है लेकिन चाइना में और ज्यादा हो रही है, दैट इज डिफ्लेशनरी प्रेशर।
कंसिस्टेंट। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन चाइना में रिवर्स इज बीइंग फेस्ड। कंसेक्यूटिव 38 मंथ्स के लिए वहां का जो डिफ्लेशन है वो जो वहां की प्राइस है कमोडिटीज का, कंसिस्टेंटली फॉर 38 मंथ्स इट हैज फॉलन, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी भी थोड़ा सा फॉल कर गई है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो लेस, ओके। देन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वो भी कम है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और ओवरऑल स्लगिश। तो चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो भी थोड़ा सा इस समय स्ट्रगलिंग फेज में है, ठीक है। लेकिन फिर भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों में चाइना फोकस कर रही है अपने जो इनका 5 ईयर प्लान है 2026 से लेके 2030 तक। ये वाला 5 ईयर प्लान जो है इसमें मेनली एडवांस सेक्टर्स में चाइना ने फोकस डालने की कोशिश की। दिस इज देयर 15th 5 ईयर प्लान। और चाइना का एक्सपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी इतना सारी चीजों से स्ट्रगल कर रही है तो अब अकेला जो रास्ता बचता है वो बचता है आपका एक्सपोर्ट का। वो क्या बचता है आपका? एक्सपोर्ट का। इसीलिए चाइना कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स जितनी भी हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उनको क्या करने की कोशिश कर रहा है? उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला डोमेस्टिक सिचुएशन है चाइना की, ठीक है, इसको इकोनॉमिस्ट चाइना शॉक 2.0 कह रहे हैं। चाइना शॉक 2.0, ठीक है। और इसमें ये क्या कर रहा है? सीरियस डिसरप्शंस क्रिएट हो रही हैं डोमेस्टिक इकोनॉमीज में भी, और ग्लोबल जो इसका सप्लाई चेन के ऊपर डोमिनेंस करने की कोशिश है वो भी ग्लोबल ट्रेड को भी डिसरप्ट कर रहा है, ठीक है। अब चाइना के पास जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है, एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इंडिया के लिए चाइना का जो एडवांटेजेस है वो किस में है? टेक्नोलॉजी में है, स्केल में है और सिस्टम वाइड एफिशिएंसी में है। समझ रहे मेरी बात को? खासकर क्रिटिकल इनपुट जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स या बैटरी प्रिकर्सर्स, ठीक है। अब डोमेस्टिकली 2025 जो है चाइना का एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का साल भी माना जा रहा है, ठीक है। लीडरशिप का कंट्रोल थोड़ा टाइट हो गया है, आइडियोलॉजिकल डिसिप्लिन जो है वहां पे एस्टेब्लिश हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से पॉलिटिकल साइड पे, पॉलिटिकल फ्रंट में पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो कंटिन्यूअसली अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन शिफ्ट भी हो रहे हैं। पहले शिफ्ट था नो फर्स्ट यूज, जैसे हमारी कंट्री में है, और जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो है नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट द न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, या नो यूज एट ऑल अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। लेकिन चाइना का क्या है? अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक। अगर कहीं से अर्ली वार्निंग है और अगर कहीं से लग रहा है कि न्यूक्लियर थ्रेट है तो काउंटर स्ट्राइक पहले कर सकते। तो धीरे धीरे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी शिफ्ट माना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पावर डायनेमिक्स, जैसे यूएसए और चाइना का कैसा पावर डायनेमिक्स है। चाइना जिसको पहले बहुत ज्यादा राइवल मान रहा था यूएसए, एक बेस्ट पार्ट यह है कि वो अब उसको सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर मान रहा है। राइवलरी जो है थोड़ी सी सबलाइम हो सकती है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो भी जो है स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं रहा अब, ठीक है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है मेनली इसमें जैसे अमेरिका फर्स्ट अप्रोच में वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे अमेरिका फोकस कर रहा है। अमेरिका का वेनेजुएला में इंटरवेंशन वो भी चाइना के काउंटर करने के लिए, क्योंकि वेनेजुएला वाज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इट्स ट्रेड टाइज विद चाइना, ठीक है। यूएस और चाइना की स्ट्रेटेजिक राइवलरी जो है वो इंटैक्ट है। समझ रहे मेरी बात को? इस तरीके से जब हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप के साथ जो बेनिफिट इसको फायदा लेना चाहिए था, जो गैप है यूएस की प्रेजेंस का, वो भी नहीं सही से ले पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया के साथ चाइना का कैसा है? कॉन्शियस स्टेबलाइजेशन तो है लेकिन सब्सटेंटिव प्रोग्रेस नहीं है स्ट्रक्चरल इश्यूज पे। समिट लेवल मीटिंग्स में हमारा लीडर, चाइना के लीडर्स आपस में मिलते जुलते तो हैं, सिचुएशन बॉर्डर्स पे जो है वो स्टेबल तो है लेकिन नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स आर पेंडिंग, नो एस्केलेशन इज देयर, ओके। और जो बफर जोन है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? इंडिया की जो है एक्सेस कई जगह पे जो है वो, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इंडिया के ग्रेजिंग जोन्स में एक्सेस ब्लॉक कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया का कोर कंसर्न जो है, जो नेगेटिव सिग्नल चाइना ने दिया ऑप सिंदूर के टाइम पे, ठीक है। व्हाट वर द नेगेटिव सिग्नल्स? ऑप सिंदूर के टाइम पे ओपनली तो नहीं, लेकिन चाइना पाकिस्तान बैटलफील्ड कोलिजन जब हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, ठीक है,
तो चाइना ने कई सारे चीजें जो है इंडिया को डिनाई कर दी, जिसमें की कंपोनेंट्स का जो हमें सप्लाई चाहिए वो भी नहीं दे रहे, कभी कभी सेमीकंडक्टर्स का, या पूरी तरह से डिनाई कर दिया रेयर अर्थ मैग्नेट्स का सप्लाई, ठीक है। और कंसिस्टेंटली अपना टेरिटोरियल क्लेम भी हाईलाइट करता रहता है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया जो है स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करना चाहता है टाइज के ऊपर, लेकिन स्टेबल तो है, लेकिन नॉर्मल अभी सिचुएशन चाइना के साथ नहीं है, ठीक है। ये चाइना का थोड़ा फॉरेन पॉलिसी का डिटेल जो है इसमें दिया हुआ है आर्टिकल में, एक बार आप थॉरोली पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो एंड यू विल गेट गुड आइडिया, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आर्टिकल, द स्ट्रगल टू काउंट वुमेन्स लेबर। मैंने पहले ही आपको कहा कि हमारी कंट्री में हो क्या गया इस समय, केयर वर्क मीन्स वर्क ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स, मेनली द रेयर एंड केयर, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, एल्डरली केयर एंड हाउस होल्ड केयर। एक सर्वे के हिसाब से मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि 2.8 आवर्स एक्सेस जो है वुमेन स्पेंड करती है डोमेस्टिक वर्क्स में, जो अनअकाउंटेड होते हैं, केयर वर्क जो अनअकाउंटेड है, जो अनपेड है और जो अनरेगुलेटेड है। कोई भी पॉलिसी हमारे पास नहीं है जो डोमेस्टिक वर्क या केयर वर्क को इस समय रेगुलेट कर रही हो हमारी कंट्री में, ठीक है। अब कंसिस्टेंटली जो हम ये देख रहे हैं, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जैसे इजाबेला बकर हो गया, नैन्सी फ्रेजर हो गया, शिरीन राय हो गया, ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक और पॉलिसी प्रायोरिटीज, जितनी भी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं या पॉलिसी प्रायोरिटीज हैं, उन्होंने हमेशा वुमेन के कंट्रीब्यूशन को मार्जिनलाइज किया है। और आज भी वुमेन का जो प्रोडक्टिविटी है, जो वुमेन सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, वो कहीं पे भी अकाउंटेड नहीं होती, हालांकि वो जीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकती हैं। दिस इज व्हाट फेमिनिस्ट एक्सपर्ट्स आर सेइंग, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप इसको वैल्यूएशन कैसे करोगे, आप इसको वैल्यू में कैसे डालोगे। द प्रॉब्लम इज ऑफ वैल्यूएशन कैसे डालोगे, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, वैल्यूएशन धीरे धीरे आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट कंसिडरिंग दैट वुमेन आर ऑल्सो गिविंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे बोलिविया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम उठाएंगे, आर्टिकल 338 क्या कहता है कि वर्क एट होम इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्टिकल 338 ऑफ बोलिवियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कहता है, वर्क एट होम इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। वर्क एट होम इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हमारी कंट्री में ऐसा कोई डिस्कशन, कोई डिसीजन ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे कई सारे जगह पे मद्रास हाईकोर्ट ने जैसे एक डिसीजन दिया, कन्हैया नायडू एंड अदर्स वर्सेस कमसाला अमल एंड अदर्स। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एक वाइफ जिसने हाउस होल्ड एक्टिविटी परफॉर्म किया है, ये मान के चलो कि उसने भी इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी का या फैमिली एसेट्स को एक्विजिशन में हेल्प किया है। प्लीज रिमेंबर दिस केस, आई टोल्ड यू, ये जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके मेंस के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। कौन कौन क्या केस है ये, कन्हैया नायडू एंड अदर्स वर्सेस कमसाला अमल, कन्हैया नायडू वर्सेस कमसाला अमल, केस ऑफ 2023। मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि आप वुमेन को ये कभी नहीं कह सकते 10 साल 15 साल बाद कि आपने एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो इस प्रॉपर्टी पे आपका कोई राइट नहीं है। हकीकत यह है कि मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट का कहना है कि अगर वो डोमेस्टिक वर्क कर रही थी उस टाइम पे, जब कोई बंदा फैमिली प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा था या एसेट्स एक्वायर कर रहा था, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन वुमेन का भी माना जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क जो है वो भी एक किस्म का इकोनॉमिक वर्क है, ठीक है। एफर्ट जो है वुमेन लेबर की, वो जो है प्रॉपरली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, प्रॉपरली उनको क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव डन, ठीक है। अब हमको चाहिएगा इस समय लेबर का रिवैल्यूएशन करना, ठीक है। और इनविजिबल फैक्टर जो उसका इमोशनल लेबर है, मेनली जो इमोशनल लेबर के थ्रू वो गुजरती है, जब वो रिश्तों को इकट्ठा कर रही होती है, फैमिली बॉन्ड्स बना रही होती है, बच्चों को नर्चर कर रही होती है, ओल्ड एज पेरेंट्स को ख्याल रख रही होती है,
तो ये सारी चीजों को जो है इसको भी अकाउंट में लेना चाहिए, ठीक है। दिस इज द आर्टिकल दैट देयर हैज बीन a struggle to count the women's labor and it continues, now it shall be made a reality, ठीक है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स कहता है, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है 2011 से यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUEHS एंड अदर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम जर्मनी, वन यूनिवर्सिटी ऑल्सो, ये रिलीज करते हैं वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, जिसमें ये फिलीपाइंस को सबसे ज्यादा रिस्की कंट्री मानते हैं कि फिलीपाइंस इज वल्नरेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। ये है फिलीपाइंस, ठीक है। दिस इज द रैंक ऑफ फिलीपाइंस, ठीक है। अब ये जो हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया किन किन सबसे पहले किन किन डिजास्टर्स के लिए वल्नरेबल है? फ्लड्स, इंडिया, यस। उसके बाद अर्थक्वेक्स, यस बट वेरी लो, लेस अर्थक्वेक प्रोननेस, ठीक है। स्टॉर्म्स, यस। ड्रॉट, yes, drought also, yes. And then volcanic activity, the answer is simply no. And others like other disasters like flash floods etc etc, तो India is vulnerable to all of them except volcanic activity। समझ रहे मेरी बात को? And this article says कि हर साल हम अपना GDP का 0.3 to 0.4% ऑफ GDP जो है हम खर्चा करते हैं अपना डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। अपना किस चीज के लिए? डिजास्टर मिटिगेशन के लिए, ठीक है। और एक आर्टिकल जो है ये वाला आर्टिकल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोननेस हमारी किस चीज के लिए है, ठीक है। फ्लड की डिजास्टर प्रोननेस कंसिस्टेंटली 1950 से लेके 2020 तक सबसे हाईएस्ट प्रोननेस जो बढ़ी है वो फ्लड्स की बढ़ी है, ठीक है। फ्लड्स के बाद दूसरी डिजास्टर प्रोननेस जो बढ़ी है वो बढ़ी है स्टॉर्म की, नंबर 1, नंबर 2 स्टॉर्म, okay, and then number 3 is of earthquake, number 3 is of earthquake, and number 4 is of droughts, and number 5 is of volcanic activity, number 5 is of volcanic activity। समझ रहे मेरी बात को? ये सारा इनका एनालिसिस है, ठीक है। अब इंडिया में सबसे ज्यादा हम किस चीज के लिए वल्नरेबल है? फ्लड्स, सेम इज द केस विद चाइना। और सबसे कम वल्नरेबल इंडिया में किस चीज के लिए है? अर्थक्वेक्स। ग्राफ्स को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये बताई गई हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसको आर्टिकल को देख लेना, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हमारा जो है प्राइमरी थ्रेट जो है वो हमारे पास जो है वो है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, जिसे फ्लड्स वगैरह, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में हमारी सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, ठीक है। उसके बाद इसमें कई कंट्रीज का, जैसे म्यांमार का भी एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, फिलीपाइंस का भी दिया हुआ है। सिस्मिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए जो क्लाइमेट को कर्व करने के लिए, जो डिजास्टर को कर्व करने के लिए जो जीडीपी का खर्चा आता है, ठीक है। इसमें यह कहा जा रहा है कि एशिया का क्लाइमेट बिल कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है। एशिया को क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा फंड्स जो है वो कंसिस्टेंटली जो है स्पेंड करने पड़ रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? ठीक। नेक्स्ट जो है यूजेस ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर प्लान्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट? सिंपल भाषा में समझाऊंगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं? ये आपका बैंक अकाउंट है, ये आपका बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट पे आपने एक मैंडेट क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया? मैंडेट क्रिएट कर दिया। मैंडेट क्रिएट कर दिया कि मंथली बेसिस पे आपका 2000 रुपए कट के आपका किसी भी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगेगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। जैसे आदित्य बिरला सिस्टम म्यूचुअल फंड है, ठीक है, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, ठीक है, या एसबीआई प्रूडेंशियल है, ठीक है। अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स में, उसमें आपका मंथली ये पैसा जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अब हर महीने आप अलग अलग जो है फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं। इस म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल एसेट्स जो है जैसे कुछ शेयर्स होंगे अलग अलग कंपनीज के, वो हर महीने खरीदते चले जाते हैं। तो किसी महीने बहुत महंगे होंगे तो भी खरीद लोगे, किसी महीने बहुत कम होंगे तो भी खरीद लोगे। तो इसमें कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो सबसे इफेक्टिव हो जाता है। कॉस्ट एवरेजिंग सबसे अच्छा होता है, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए भी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म गेन के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए या वो लोग जिनके लिए रेगुलर इनकम है उनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। देन देयर इज नेक्स्ट सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी। आपको बल्क में कहीं से पैसा आता है, आप वो किसी एक जगह रखते हो, सम लिक्विड अकाउंट में रखते हो,
कुछ शेयर्स ले लिए आपने या किसी बैंक में रख दिया वहां से, ठीक है। यहां से जब आपको सूटेबल लगे तो आप इसको ट्रांसफर करते हो किसी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। इट इज ऑन योर चॉइस, इट इज नॉट रेगुलरली, मैंडेट नहीं क्रिएट करते। जब आपको लगे कि हाँ इस वक्त जो है अपने पैसे को यूज करना है सेविंग के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है अगर आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में रखते हो तो बैंक अकाउंट में देयर इज ऑलवेज थ्रेट कि आप कहीं और खर्चा कर दोगे, इसलिए आप इसका भी कोई छोटा सा लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड खरीद के रखते हो, जब जरूरत पड़े वहां से निकाल के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। ट्रांसफर प्लान, ये ट्रांसफर क्यों, यहां से यहां से यहां, दिस इज द ट्रांसफर। वहां पे डायरेक्ट आपके बैंक से खुद ही कट जाता है बिकॉज आपने वो मैंडेट पहले ही क्रिएट किया हुआ होता है। समझ रहे मेरी बात को। और ये उन लोगों के लिए जिनको एक सर्टेनिटी तो नहीं है कि हर महीने इतना पैसा आना है या ऐसा हमारे इनकम की ग्रोथ है, बट कभी कभी ऐसा आता है बहुत पैसे इकट्ठा आ जाता है, बल्क में आ जाता है, तो वो ट्रांसफर प्लान्स में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों मेथड्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। विड्रॉ भी कर सकते हो कभी भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या आप लॉन्ग टर्म फंड सेव करना चाहते हैं या क्या आपका जब फंड आए तब एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसे अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। यूजुअली इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल का पार्ट जो है वो है कि इसमें टैक्सेशन कैसे होता है। टैक्सेशन के लिए एक प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज FIFO, व्हाट डज इट मींस, इट मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सपोज आपने जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, SIP, जब आपने एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, ठीक है, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने क्या किया, जनवरी 2026 में पहला आपने इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपीज का। अब इसके बाद आप मंथली बेसिस पे क्या करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे और मंथली बेसिस पे गेन भी आता रहा, तो आपको ये टैक्सेशन नहीं देना। टैक्स कब करोगे, जब इस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जिट करोगे। और जब आपने एग्जिट किया, मान लो उस टाइम जो एसेट्स आपने खरीदे थे 1000 रुपए का एसेट, जो अलग अलग शेयर्स खरीदे थे, किसी का प्राइस 2 रुपए था, किसी का 3, किसी का 5, किसी का 10, अलग अलग प्राइसेस थे शेयर्स के, तो उस टाइम पे उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा जिस टाइम आप ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एग्जिट करोगे, टैक्सेशन उस हिसाब से होगा। लेकिन सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में जब आप इस लिक्विड फंड में रख रहे हो पैसा, तो यहीं पे टैक्सेशन होगा और यहां पे नॉर्मल टैक्सेशन, नॉर्मल जो इनकम टैक्स रूल्स है वो लगेंगे। कैपिटल गेन्स टैक्स आपका यहां पे आके लगना शुरू होगा और यहां पे भी कौन सा वर्क करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्लान जो है आपका टैक्सेशन का वर्क करेगा, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज रीड इट वेरी थॉरोली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है मैंने रखा तो है इसमें, पढ़ आप खुद लेना, नहीं ये वाला मैंने आपको बताया कि रशिया से हमारे इंपोर्ट्स जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी अगर आप देखोगे रशिया के इंपोर्ट्स नवंबर 2024 में 7.2 मिलियन टन था और नवंबर 2025 में 7.7 मिलियन टन, हाईएस्ट इन नवंबर 2025 इन पास्ट 6 मंथ्स। इससे पहले मई 2025 में हमारा 9 मिलियन टन था, ठीक है। ये हमारे इंपोर्ट का अगर नवंबर का देखोगे तो ये हाईएस्ट ऑयल इंपोर्ट्स हमने रशिया से किए, कितना, 35% ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया हैज डन फ्रॉम रशिया अगेन इन नवंबर। हालांकि हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे हमने सिग्नल्स दिए यूनाइटेड स्टेट्स को कि बायलैटरल ट्रेड डील स्ट्राइक किया जाए। यूएसए को भी हमने काफी ज्यादा, यूएसए से अपने इंपोर्ट्स काफी ज्यादा ऑयल के इंक्रीज करे, ठीक है। इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए वो भी हमने इंक्रीज करे, लेकिन स्टिल officials of Ministry of Commerce are still showing signs of worry कि there is no bilateral trade deal as of now being striked, ठीक है, between India and USA। तो रशिया से कंसिस्टेंटली हमारा क्रूड ऑयल जो है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ये एक आर्टिकल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान। वाई पाकिस्तान, वर्ल्ड व्यू है तो पाकिस्तान हमारा नेबर भी है, हालांकि नोटोरियस है लेकिन नेबर है। तो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती रही है, ठीक है। ये सारा डिस्कशन है इसमें हमारा अभी जो है राइज ऑफ आसिम मुनीर फ्रॉम टू द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी पहले से वो थे और अभी भी चीफ ऑफ आर्मी का पोजीशन होते हुए भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, डिफेंस फोर्सेस जो है वो क्लेम कर गए खुद को, ठीक है। मेनली उनका ऑप सिंदूर के बाद जब उन्होंने वहां पे क्लेम कर लिया कि हमने जो है बहुत ज्यादा बड़ा विक्ट्री कर लिया, ठीक है,
और उन्होंने ये क्या कहा कि हम पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को जो बताया गया कि वी हैव गेन्ड अपर हैंड इन ऑप सिंदूर, तो उसका स्टेट्यूअर ग्रो करा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। 1947 से लेके 2025 तक पाकिस्तान हैज पास्ड थ्रू political turmoils, regular conflict between elected governments and the military of Pakistan, ठीक है। पहला जो अगर आप देखोगे 1947 से लेके 1958 कितना टाइम पीरियड है? 11 साल का टाइम पीरियड है। और 11 साल के टाइम पीरियड में पाकिस्तान हैज सीन चेंज ऑफ 7 प्राइम मिनिस्टर्स, 7 PMs have changed in 11 years, ठीक है। अब इसमें मोस्टली वहां पे जो मेन रोल प्ले कर रहा था कंसिस्टेंटली वो था लिंग्विस्टिक ओरिएंटेशंस ऑफ द पीपल, जबकि उर्दू को एक यूनिफाइंग वो लैंग्वेज बोल रहे थे। लेकिन उर्दू अगर देखोगे तो सिर्फ 3.5% लोग उर्दू बोल रहे थे, ठीक है, उर्दू, ठीक है। मोर देन 50% लोग जो है वो बांग्ला बोल रहे थे। और बांग्लादेश में मूवमेंट भी जो है लिंग्विस्टिक मूवमेंट से ही स्टार्ट हुआ, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान गॉट ह्यूज पॉपुलैरिटी, ओके। 1992 के ऑनवर्ड्स जब ये अनरेस्ट, 1952 के ऑनवर्ड्स जब पाकिस्तान में लिंग्विस्टिक अनरेस्ट स्टार्ट हुए, ठीक है। अब 1958 में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप करने की कोशिश हुई, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर फेरोज खान नून, प्राइम मिनिस्टर फेरोज खान नून, और उस टाइम के जो मिलिट्री जनरल थे वो कौन थे? सॉरी, प्रेसिडेंट थे उस वक्त सिकंदर मिर्जा, प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा, ठीक है। सिकंदर मिर्जा पेव्ड द वे फॉर पाकिस्तान मिलिट्री इंटरवेंशन इनटू द पॉलिटिकल डोमेन। वो कैसे? मिर्जा ने प्राइम मिनिस्टर को, सबसे पहले सिकंदर मिर्जा ने प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया? आउस्टर कर दिया, उसको निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? डिसमिस करने के बाद जनरल अयूब खान को क्या बना दिया? चीफ जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान को क्या बना दिया वहां पे? एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। क्या बना दिया? एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब जनरल अयूब खान ने पावर में आने से पहले ही विद इन वीक्स उसने सबसे पहले प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा को हटा दिया कि यह भी एक थ्रेट हो सकता था कि डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने की कोशिश ये वापस कर ले। तो जनरल अयूब खान ने मिलिट्री पावर को कंसोलिडेट करने के लिए सबसे पहले आउस्टर किसका किया? उस टाइम के प्रेसिडेंट, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा, उनको आउस्टर किया, ठीक है। अब जनरल अयूब खान ने यह कहा कि कंसिस्टेंटली हम सोल्जर्स को ला रहे हैं लार्ज स्केल डिस्टर्बेंसेस जो कंट्री में है उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब पाकिस्तान का डेस्टिनी यहां से जो है चेंज होता रहा, ठीक है। अब 1959 में बिना कोई वॉर लड़े, बिना कुछ किए, जनरल अयूब खान खुद को डिक्लेयर कर देते फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। अब पहला ऐसा हिस्ट्री में केस है कि पहले खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया और उसके बाद वॉर प्लान करने लगे, ठीक है। फील्ड मार्शल ने क्या किया? अब 2 ऑपरेशंस, ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जम्मू कश्मीर का अखनूर वाला हिस्सा कैप्चर करने के लिए, और ऑपरेशन जिब्राल्टर किसके लिए? लोकल अपराइजिंग को स्टार्ट करने के लिए कश्मीर में, ठीक है। अखनूर को कह रहे हैं ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन के दौरान इट इज जगलर वेन ऑफ इंडिया, तो इसको कैप्चर करना है। अब ये प्लान प्रॉपरली जो है वो फेल हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रेजिस्टेंस वाज गिवन एंड दीज प्लान्स वर फेल्ड। तो जनरल अयूब यहां से पॉलिटिकली वल्नरेबल हो गए, ठीक है। उसके बाद 1960s में क्लोज उसका रूल खत्म होते होते फिर जनरल याहिया को 1969 he hands over the rule to जनरल याहिया खान, ठीक है। जनरल याहिया खान को जब इन्होंने रूल हैंड ओवर किया तो 1970 में इन्होंने इलेक्शंस प्लान कर दिए, ठीक है। 1970 के इलेक्शंस जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा ब्लो पाकिस्तान पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। कैसे? इसमें 3 चीजें जो है वो मेजरली हुई। पहला चीजें क्या हुई
कि ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, ईस्ट पाकिस्तान में इसकी जो है मेजॉरिटी विक्ट्री हुई, ठीक है। और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो, ओके, जुल्फिकार अली भुट्टो इन वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और उधर से जनरल याहिया खान इन दोनों की सुप्रीमेसी मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। अब आगे जो क्या हुआ कि ईस्ट में एक अपराइजिंग कंसिस्टेंटली स्टार्ट होती गई और ब्रूटल सप्रेशन करने की कोशिश की जनरल याहिया खान ने, विच कल्मिनेटेड इनटू ए फुल फ्लेज्ड वॉर विद इंडिया एंड एंडेड अप इन लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। ठीक हो गया। तो इसलिए 1970 का इलेक्शन जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से फेटल था, ठीक है। इसी वजह से दिसंबर 1971 में जनरल याहिया खान जो है उन्होंने अपना पोजीशन छोड़ दिया, ही स्टेप्ड डाउन, ठीक है। देन स्टार्टेड द एरा ऑफ जियाउल हक, ठीक है। अब पाकिस्तान ने फिर से कोशिश किया, जुल्फिकार अली भुट्टो के लीडरशिप में पाकिस्तान ने रिबिल्डिंग की कोशिश जो है वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन भुट्टो भी जो है पूरी तरह से इंटरनल डिवाइड्स को ब्रिज नहीं कर सका, ठीक है। हालांकि उसका पॉलिटिकल स्टाइल जो था बहुत सारे ग्रुप्स को जो है वो जोड़ भी पाए, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स पर्टिकुलरली उर्दू स्पीकिंग सिटीजन्स जो है उनको जो है मार्जिनलाइज्ड फील हुआ, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, फाइनली 1977 में फिर से इलेक्शंस हो गए, ठीक है। और वो इलेक्शंस भी जो है वो डिस्प्यूटेड हो गए, ठीक है। इस टाइम पे आर्मी जनरल जियाउल हक ने 1977 के डिस्प्यूटेड इलेक्शंस को फायदा उठा के, वैक्यूम का फायदा उठा के उसने ऑपरेशन फेयर प्ले लॉन्च किया। और ऑपरेशन फेयर प्ले में जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या कर दिया, पावर से हटा के खुद पूरी पावर को कंट्रोल में ले लिया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद जनरल जियाउल हक का जो रूल है वो कंसिस्टेंटली अगले 11 साल तक चलता रहा। फॉर 11 ईयर्स जनरल जिया रूल्ड, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया कि कई सारी चीजें जो है वो चेंज कर दी, ठीक है। कई सारे लॉज टाइट कर दिए, जिहादिस्ट आइडियोलॉजी को, एक्सट्रीमिज्म को जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। और पूरा पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक और मिलिट्री ग्रोथ जो है वो इंप्रूव हुआ, लेकिन इकोनॉमिक और मिलिट्री ग्रोथ जो है वो किस वजह से, सिर्फ फॉरेन एड की वजह से इंप्रूव हुआ, ना कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स में कोई इंप्रूवमेंट हुई, ठीक है। फाइनली 1988 में इसका डेथ हो गया एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में, उसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद फाइनली 1988 में जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद इट वाज दैट लेडी बेनजीर भुट्टो, ओके, बेनजीर भुट्टो who took the reins, ठीक है। बेनजीर भुट्टो got victorious, okay, and became the hope of the wounded nation, ठीक है। लेकिन आर्मी एस्टेब्लिश ने फिर से जो है कंसिस्टेंटली उसको 2 साल के अंदर अंदर वापस क्या कर दिया, उसकी पूरी तरह से विंग्स क्लिप कर दी, पावर जो है स्नैच कर ली। और फाइनली 1990s में जो है आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग, आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग जो है वो पावर में आ जाते हैं, ठीक है। मिर्जा असलम बेग, अब 1990s का जो साइकिल है पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट आती गई, गवर्नमेंट चली जाती गई, जैसे नवाज शरीफ, फिर बेनजीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, तो पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेटिक डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाया कभी भी, ठीक है। अब 1999 में इंडिया वॉज अंडर वन ऑफ द मोस्ट एबल रूल्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आई कंसिडर दैट वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन स्टोरी ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे नवाज शरीफ थे, दे ट्राइड टू रीच काफी ज्यादा सर्विसेज, जैसे बस सर्विस बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर, ऑल दोज इनिशिएटिव्स वर स्टार्टेड, बट द पाकिस्तानी आर्मी जनरल हैड डिफरेंट प्लानिंग्स, ठीक है। 1999 में आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ लॉन्चेस ऑपरेशन कोहे पैमा कारगिल, हाँ, कोहे पैमा ये उनका नाम था, ठीक है, कोहे पैमा, ठीक है, टू कैप्चर द पीक्स इन द हाइट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक हाइट्स इन द कश्मीर, ठीक है। अब फाइनली इसके बाद काफी सारा
पीस एफर्ट्स तो हुआ, लेकिन क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की फर्दर डैमेज हो गई कि एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की एक शुरुआत कर चुके हैं, कंसिस्टेंटली जो है रिलेशंस ग्रो कर रहे हैं, इतने में मिलिट्री वहां की जो है वो उठ के कारगिल में अटैक कर देती है, ठीक है। तो यहां से क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। और इसी तरह फाइनली परवेज मुशर्रफ ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को फिर से 1999 अक्टूबर में आउस्टर करके फिर से पावर अपने पास ले ली, ठीक है। अब इसके बाद कंसिस्टेंटली, वैसे तो उसने प्रेजेंट किया खुद को मुशर्रफ ने कि मैं एक रिफॉर्मर लीडर बन सकता हूं पाकिस्तान का, लेकिन कंसिस्टेंटली उसने क्या करा कि मिलिट्री फुटप्रिंट जो है वो स्ट्रांग रखे, और सीरीज ऑफ क्राइसिस, चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी का सस्पेंशन, लाल मस्जिद का केस, बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन, ये सारी चीजें जो है जनरल मुशर्रफ की सपोर्ट कम करती गई और उसकी पार्टी फाइनली 2008 में कोलैप्स कर गई। 2008 से 2018 तक 4 प्राइम मिनिस्टर बदले, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नवाज शरीफ एंड शाहिद खान अब्बासी। कोई भी फुल टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया और हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री की टेंशंस होती रही, ठीक है। फाइनली 2018 में इमरान खान एज अ बिग रे ऑफ होप इमर्ज हुए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में, ठीक है। आर्मी के सपोर्ट से बने, लेकिन धीरे धीरे ही स्टार्टेड असर्टिंग ऑटोनॉमी और आर्मी को धीरे धीरे साइडलाइन करने की कोशिशें करती रही, ठीक है। लेकिन इसकी भी जो है कोई डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं हुआ, ठीक है। जैसे उसने असर्ट करने की, ऑटोनॉमी को असर्ट करने की कोशिश की, तो वो रिमूव कर दिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। ओनली प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान हु हैज बीन आउस्टेड थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है। और 2024 में इलेक्शंस जब हुए तो उसकी पार्टी बैन कर दी, सिंबल उसका छीन लिया, लेकिन उसके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उसकी आइडियोलॉजी वाले, दे गॉट विक्टोरियस, बट स्टिल द कोalition led by Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif, succeeded in making a government, and then all sort of things were put on Imran Khan, all sort of cases, and he has been put behind bars. तो यहां से पता चला कि पाकिस्तान में आज की डेट में भी पॉलिटिकल सर्वाइवल मिलिट्री सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था। लेकिन मिलिट्री का जो ग्रोथ है, पर्टिकुलरली 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट to the Pakistan's constitution which took place in November 2025, उसके बाद वहां का लैंडस्केप जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा खराब होता हुआ चला जा रहा है। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी जो दी जा रही है फील्ड मार्शल्स को, खास करके अभी जो करंट फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के, आसिम मुनीर, ठीक है। अब ये आज की डेट में सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसकी रीजन, मेन रीजन जो है, ये कहते हैं कि उनका जो फाउंडिंग फादर था मोहम्मद अली जिन्ना, ही पास्ड अवे वेरी अर्ली, तो एक बहुत बड़ी स्टेबल लीडरशिप उनको नहीं मिल सकी, और डीप एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डिवाइड्स, ये सारी चीजें चलती रही, करप्शन, रेडिकलाइजेशन, जियो पॉलिटिकल इंटेंगलमेंट्स, तो काफी सारे जो है इश्यूज चलते रहे हैं, ठीक है। तो आसिम मुनीर का आज की डेट में इतना पावरफुल होना ये कोई नई बात नहीं है, इनके यहाँ ये चलता रहा है। अब ये कब तक चलता रहेगा ये यही लोग जानते हैं, कब ये स्टेबिलिटी की एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करेंगे ये भी यही लोग जानते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं जब तक पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को रीबिल्ड ना करें। अब रीबिल्ड कैसे करेंगे, वहां की तो जुडिशरी को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरी तरह से जुडिशरी को डिस्ट्रॉय कर दिया वहां पे, ठीक है। और इंटरनल डिवाइड्स को, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जब तक ना हील अप करे और जब तक ना अपनी सिविलियन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करे, कैसे स्ट्रेंथन कर पाएंगे जब वहां पे है ही नहीं, फंडामेंटल राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे। इस समय भी अगर आप देखोगे आज की डेट में भी जो मिलिट्री डोमिनेंस है, हालांकि सिविलियन गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन आई डोंट सी एनी फ्यूचर इन दिस नोटोरियस कंट्री, ठीक है। खैर ये चीजें थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए हमें जाननी चाहिए, वरना इसमें इतना इंटरेस्ट यूपीएससी को भी नहीं है, आपको भी नहीं होगा और मुझे भी नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, थोड़ा जान सकते हैं, ठीक है। फाइनली ऑलिव लिडरी टर्टल के डेथ, कंसर्न अबाउट न्यू नेस्टिंग सीजन बिगिंस इन आंध्र प्रदेश। इनका सबसे पहले नेस्टिंग सीजन कौन सा होता है, ठीक है। नेस्टिंग सीजन मोस्टली इनका माना जाता है दिसंबर टू अप्रैल। और ऑलिव रिडली टर्टल ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स है, ठीक है। बाय डाइट ये कार्निवोर्स है और इनकी यूनिकनेस है मास नेस्टिंग। मास नेस्टिंग की जो इनकी हैबिट है उसको अरिबाडा भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है, रिसेंटली द टर्म न्यूज
अरिबाडा इज इन न्यूज, व्हाट डज इट रेफर्स टू? ठीक है, मास नेस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 है, मींस इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। IUCN में वल्नरेबल है, अगर इनका ख्याल नहीं रखा गया तो ये वल्नरेबल से आगे थ्रेटेंड, थ्रेटेंड से आगे एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड से आगे एक्सटिंक्ट। साइट्स में अपेंडिक्स 1 जिनमें ट्रेड तो अलाउड है लेकिन बहुत स्ट्रिक्टर प्रोविजंस के साथ, ठीक है। तो अभी हमारा मेनली जो इनकी डेथ, जो 3 शव पाए गए इनके, व्हाट इज द रीजन? ये कहा जा रहा है कि फिशिंग नेट्स में फंस के मरे। इसके लिए हमने एक डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, TED। ये एक नेट है, स्पेशल नेट, TED, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस। नेट्स डिजाइंड विद एग्जिट कवर्स फॉर टर्टल्स, नेट्स डिजाइंड विद एग्जिट कवर्स फॉर टर्टल्स, ठीक है। ऑलिव रिडली टर्टल का साइंटिफिक नेम क्या है? इट इज लेपिडोशिलिस ओलिवेशी, लेपिडोशिलिस ओलिवेशी, ठीक है। प्लीज रिमेंबर इट, हाँ, ठीक है। तो ये है आज की न्यूज। आज की न्यूज में बस इतना। कल हम फिर देखते हैं कल की न्यूज़पेपर में क्या होता है। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू so much for joining me today. We will again meet tomorrow with some other news item.